सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता, क्या लिखूँ लिखा नहीं जाता। हो रही है हमारे एरिया में जो गुंडागर्दी, इस पर कभी चर्चा भी नहीं किया जाता। दोस्तों, बहुत ही अफसोस हो रही है राही प्रधान साहब को लेकर, जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं उनके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करूं? दरअसल बात यह है कि जब द हेल्पिंग हैंड्स पहली बार चर्चे में आया था, पहली बार जब पांजीपारा में कचरा को साफ करने का काम किया था, तो राही प्रधान साहब द हेल्पिंग हैंड्स का सपोर्ट किए थे। आप लोग प्रोग्राम को कीजिए, हमसे जितना हो सकेगा हम आप लोगों का साथ देंगे। और जब हम उस प्रोग्राम में उतरे थे, तो उस प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट खर्चा हुआ था, लेकिन कुछ अमाउंट उनके भी हिस्से का था। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं उनके लिए क्या क्या कहूँ। बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे एरिया में इस तरह से गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं किया जाता। किसे कहे, क्या कहे, कुछ कहने के काबिल ही नहीं है। चलिए खैर, मैं दूसरी बात आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन में जो परेशानियाँ हो रही है, मैं तो लगभग कभी कभी ही सफ़र कर रहा हूँ और लगभग ज़्यादातर एसी में सफ़र करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो स्लीपर में सफ़र जब करते हैं, तो एक दो बार जो स्लीपर में सफ़र किया तो मैं लोगों की परेशानियों को देखा, तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। आजकल हमारे नौजवान, हमारे एरिया के नौजवान, उत्तर दिनाजपुर के नौजवान जो केरल, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद के लिए सफ़र के लिए निकलता है, और स्लीपर का अगर उसका टिकट होता है, वो भी अगर जेन्युइन टिकट ना हो, तो टीटी के साथ उनको सामना करना पड़ता है और अच्छा खासा अमाउंट भरना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रांसजेंडर वाले लोग इस तरह से परेशान करते हैं एक एक इंसान को, एक एक नौजवान को, मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ सही है, कुछ ट्रांसजेंडर इतनी बदतमीज़ी करने लगता है कि आप अगर उसको 50 का नोट देते हैं या 100 का नोट देते हैं, तो आपका वो पैसा फिर वापस नहीं आता है। इस बीच नौजवानों से कहता है सिर्फ 1 रुपये निकालो, 1 रुपये, 10 रुपये दो। जैसे ही कोई पर्स निकालकर 10 रुपये या 1 रुपये निकालकर उसके हाथ में देता है, पता नहीं कौन सा मैजिक चलाता है। आपके पर्स में अगर 5,000 रुपये है या 10,000 रुपये है, तो उसमें से सोचिएगा कि 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये गायब हो जाएगा। अजब तरीके का मतलब टेक्निक इस्तेमाल करने लगा है ये ट्रांसजेंडर लोग। ट्रेन में आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। ट्रेन में जो खाना खाते हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2 बार खाना लिया, खाना लेकर अपने ज़ुबान पे जैसे ही देने की कोशिश किया, वो खाना फेंक देना पड़ा। ऐसा लगता है कि 2 दिन का 3 दिन का खाना दिया जा रहा है। जो रेलवे की तरफ से खाना मुहैया कराते हैं, खाने की कीमत इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिंपल खाना इतना रेट क्या बताएं, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने कॉल भी किया था, मैंने परेशानी भी बताई, उसके बाद कॉल कट कर दिया गया। यहाँ तक कि मैं बता सकता हूँ, अगर स्लीपर में कोई नौजवान सफ़र के लिए निकलता है, तो उसके साथ कब क्या होगा उसे खुद नहीं पता। लेकिन परेशानी है, काम करने के लिए जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। रोज़गार तो ढूंढना है कहीं ना कहीं। बहुत अफसोस होता है। इस बीच स्लीपर में जब आपका टिकट है और आपका सीट कंफर्म है, उसके बाद भी आप अपने सीट में बैठकर नहीं रह पाएंगे। उसकी दूसरी वजह यह है कि कुछ लोग इतने कमज़ोर हैं जो वेटिंग टिकट सिर्फ करा रहे हैं और अपने फैमिली के साथ बेंगलोर का सफ़र, चेन्नई का सफ़र, हैदराबाद का सफ़र के लिए निकल पड़े हैं। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैंने वीडियो अपने फेसबुक में डाला है, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं,
उन छोटे छोटे बच्चों को देखकर आपके दिल में रहम आ जाएगा। आप चाहेंगे कि मैं सोऊं। अगर आप सोते हैं तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर वो खड़ा रहता है तो दिल में एक अजब भी फील होता है कि मैं इंसान हूँ, कि मैं सोया रहूं और उसको बैठने तक ना दिया जाए। मतलब सारी परेशानी नौजवानों के साथ ही है। सारी परेशानी उन नौजवानों के साथ है जो 10 रुपये कमाने के लिए केरल जाने की कोशिश करता है, 10 रुपये कमाने के लिए हैदराबाद जाने की कोशिश करता है, अपने फैमिली को चलाने के लिए परदेश जाना पड़ता है। ये एक कहानी हो गई। उसके बाद बेंगलोर के सफ़र के लिए निकल पड़े। चलो, जब बेंगलोर पहुंचते हैं तो वहाँ मैंने देखा कि अपने हेल्थ के लिए जिस हॉस्पिटल में भी मैंने गया, लगभग 100 में से 80 पेशेंट वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ही हैं, ज़्यादातर वेस्ट बंगाल के। लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में हमारे वेस्ट बंगाल के लोग खर्चा करके आते हैं बेंगलोर में। कमा कहाँ रहे हैं? बंगाल में। मेहनत कहाँ की जा रही है? बंगाल में। लेकिन खर्चा जाकर कर रहे हैं बेंगलोर में। बहुत ही अफसोस हुआ। मेरे जहन में ये बात आई कि ये वजह क्या है, हमें बेंगलोर आना पड़ रहा है। फिर पता चला द रिपोर्ट सही नहीं आता, डॉक्टर्स शायद ठीक से आपको टाइम नहीं दे पाते। हमारी जो परेशानी है वो परेशानियों को शायद ठीक से वो सुनना नहीं चाहते, या वो सुनना चाहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास टाइम है, टाइम अगर है भी तो उनको हज़ारों पेशेंट को देखना है। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो स्पेशलिस्ट है। मैंने वहाँ गया, एक एक चीज़ का अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और हर एक डॉक्टर जिसके पास भी आप जाएंगे आपको 15 मिनट 20 मिनट टाइम देता है और सही तरीके से आपके हर बात को सुनने की कोशिश करता है। जब आप पूरा सेटिस्फाई होकर उनको बता देते हैं, फिर वो रिपोर्ट लिखने की कोशिश करता है कि आप इस जांच को कराएं। जब आप जांच करा के आते हैं तो आपका जब नॉर्मल आ जाता है तो आपको 1 रुपये का दवाई तक लेने के लिए नहीं बोलता है। ये सच्ची घटना है। मैं लगातार बेंगलोर में 3 बार से जा रहा हूँ, और इन तीनों बार में इतने सारे हॉस्पिटल का मैंने सफ़र किया। सब हॉस्पिटल की यही कहानी है, डॉक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम वेस्ट बंगाल से जाकर सारे पैसे वहाँ खर्चा करवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे एरिया के डॉक्टरों को हो क्या गया है? क्या ये जिस हॉस्पिटल में बैठते हैं वहाँ की मशीनें सही नहीं हैं, या लोगों के अंदर जो भरोसा होना चाहिए डॉक्टरों के लिए शायद वो भरोसा नहीं है? अफसोस होता है कि हम अपने एरिया में कमा कर अपने एरिया के लिए खर्चा नहीं कर पाते। कैसे होगा हमारा एरिया डेवलपमेंट?